दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। 4 जून को चारपाई पर या 400 पार, यह फैसला अब जनता के हाथ में चला गया। चुनाव आयोग ने 7 चरण में, जी हां, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। लेकिन इस चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के बाद जब 4 जून को मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, उस दिन 400 पार होगा या चारपाई पकड़ने की नौबत होगी, ये इस देश की जनता को जब तय करने का वक्त आ ही गया है, तो जरा उन परिस्थितियों को देखें जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल के कामकाज पर जनता की समीक्षा किस रूप में कहां से सामने आ रही है। 2 चरणों में इस मामले को हम देखते हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस देश के उन 9 राज्यों की, जिन 9 राज्यों में चंडीगढ़ की सीट को भी यदि जोड़ दें, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सीट को, तो उन 9 राज्यों में 120 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और बीजेपी का जो एनडी गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उस एनडी गठबंधन को छोड़कर सिर्फ बीजेपी की बात करें तो इन 120 सीटों में जब 50 से भी कम बचने के हालात अभी से दिखाई दे रहे हो, तो बचे हुए भारत में जहां सीटें बढ़ने की उम्मीद छोड़ दीजिए, वहां से भी 25, 30 या 40 सीटें घटने की परिस्थितियां पैदा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात कितने खराब होंगे, एनडी गठबंधन के लिए हालात कैसे होंगे, इन सारी परिस्थितियों पर आज एक बेहद महत्वपूर्ण शोध मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज बात सिर्फ उन 9 राज्यों की जहां भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटें मिली थी और आज बेहद विकट परिस्थितियां हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उसका एनडी गठबंधन है, उस एनडी गठबंधन के लिए भी विकट परिस्थितियां हैं और ये विकट परिस्थितियां 4 जून के लिए एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रही है जिस परिस्थिति में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्या करेंगे ये पता नहीं। इंडी गठबंधन या जिसे कहते हैं लोग, इंडिया गठबंधन क्या करेगा ये भी किसी को पता नहीं। 4 जून की परिस्थितियों पर यदि गौर करें तो आज जो दिखाई दे रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी का एनडी गठबंधन पता नहीं क्या करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाला भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के बाद जब राहुल गांधी जब चुनावी रणनीतियों में लगते हुए दिखाई देंगे अपनी सीट से लेकर पार्टी और गठबंधन तक, तो उनका इंडिया गठबंधन क्या करेगा किसी को नहीं पता। लेकिन यह बात इस देश को जरूर पता है कि 10 साल के सरकार की कामकाज, उसकी समीक्षा का वक्त है और समीक्षा के दायरे में यदि इस देश में किसानों की चर्चा हम ना भी करें, करना लाजमी है, हमेशा करते रहें, लेकिन किसानों की चर्चा करें ना भी करें, ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे सरकारी कर्मचारियों की चर्चा भी यदि छोड़ दें, नौजवानों की सरकारी भर्ती के लिए लाठियां खा रहे नौजवानों की चर्चा भी छोड़ दें, अग्निवीर से परेशान नौजवानों की चर्चा भी छोड़ दें, महिला पहलवानों की चर्चा भी छोड़ दें, आदिवासी चेतना की चर्चा भी छोड़ दें, जाति जनगणना की चर्चा भी छोड़ दें और दलित चेतना की चर्चा भी छोड़ दें, तो फिर इस चुनाव के मुद्दे क्या है? शिक्षा मुद्दा नहीं हो सकता क्या? स्वास्थ्य मुद्दा नहीं हो सकता क्या? जब ये सारे मुद्दे नहीं है तो क्या सिर्फ धर्म की अफीम पर, सांप्रदायिकता की अफीम पर यह चुनाव लड़ा जाएगा? क्या इस देश में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर जैसे ही मुद्दे हैं? जी नहीं, इस देश में आम जनता के पेट की परिस्थितियां क्या है, 82 करोड़ लोगों को जो राशन देने की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आम आदमी की आर्थिक सेहत कैसी है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे के आसरे हम 9 राज्यों की जो चर्चा करने जा रहे हैं, एक एक कर मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 राज्यों में 120 सीटें जो जीती, आज उसमें 50 या 50 के नीचे सिमटने के जो हालात बन रहे हैं, उस हालात के पीछे की परिस्थितियों को यदि हम छोड़ करके भी चर्चा करें तो जरा उन राज्यों की गिनती जरूरी हो जाती है कि आखिर क्यों बीजेपी उठान के बावजूद, उभार के बावजूद नीचे आती जा रही है। चुनाव है, ग्राफ गिरता हुआ ग्राफ रोक पाएगी बीजेपी? दावे के साथ नहीं कहा जा सकता,
रोक भी सकती है, नहीं भी रोक सकती है। लेकिन शुरुआत हम पश्चिम बंगाल से करते हैं। 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निकाली और उन 18 सीटों की बात करें तो उन 18 सीटों में जंगल महल का भी इलाका था, मथुरा डोमिनेटेड इलाका भी था और बंगाली अस्मिता को लेकर जिस प्रकार से आरएसएस और बंगाल की मानसिकता के बीच, बांग्ला भद्रलोक के बीच जो सीधे सीधे डिफरेंसेज की स्थिति, मतभेद की स्थिति बनती हुई दिखाई दी, उस मतभेद ने विधानसभा चुनाव में ट्रेलर दिखाया, लोकसभा चुनाव के ग्राफ को काफी हद तक नीचे गिराया, लोकल बॉडीज के इलेक्शन ने कुछ और हद तक नीचे गिराया और आज तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 से लेकर 12 सीटों पर सिमटने की स्थिति में ना आ जाए, कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में बंगाल में ना तो नैरेटिव है, ना तो चेहरा है, ना तो नेता है, ना ही एजेंडा है। बस भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल में जो एजेंडा है, उस एजेंडे में अफीम, सांप्रदायिकता की अफीम की नजर लोगों को जरूर नजर आती है। लेकिन उस अफीम की बुनियाद और उस अफीम की मियाद दोनों ऐसा लगता है कि अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बात पड़ोस के राज्य बिहार की करें तो बिहार में नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं है जो कभी हुआ करते थे। इस बात को साफगोई के साथ इनकार करना होगा कि अंतिम राजनीतिक पारी नीतीश कुमार अपने करियर के ढलान के दौर में खेल रहे हैं और उनके साथ जो जनाधार था वो सिकुड़ता जा रहा है। चिराग पासवान कभी रामविलास पासवान नहीं हो सकते, ये बात भी भारतीय जनता पार्टी को पता है। और जिस प्रकार का गठबंधन बिहार में बनाया गया है, उस गठबंधन में आचार संहिता लगने के पहले कैबिनेट एक्सपेंशन की, कैबिनेट विस्तार करने की नौबत आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 17 सीटें बिहार में लेकर आई थी, 17 पर चुनाव लड़कर 17 जीती थी, यानी 100% का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था। इस बार अगर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के कैंडिडेट को देखते हुए ढंग से कैंडिडेट का प्लेसमेंट कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की 17 की संख्या में ड्रास्टिक डिक्रीज, एक बड़ी गिरावट आप देखने को आपको मिल सकती है। याद रखिए 40 में 39 सीटें एनडी गठबंधन ने पिछली बार जीती थी, लेकिन आज एनडी गठबंधन की स्थिति पहले जैसी नहीं है। आगे देखिए पड़ोस का राज्य झारखंड, बिहार में तो तेजस्वी यादव ने भी जोर लगाया है, राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जोर लगाया है और तेजस्वी यादव ने सत्ता में रहकर जिस प्रकार से पढ़ाई, कमाई और दवाई के एजेंडे में कमाई वाला एजेंडा यानी रोजगार के एजेंडे को जिस तरह से प्रमुखता से रखा और जनता के बीच घूमने पर पता चलता है कि जो 2-2.25 लाख नौकरियां मिली बिहार में, जनता अभी भी क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं, क्रेडिट तेजस्वी यादव को दे रही है। और यही परिस्थिति आज की तारीख में कमोबेश झारखंड में बनती जा रही है। हेमंत सोरेन आदिवासी चेतना के प्रतीक बन चुके हैं। हेमंत सोरेन अपने बूते बने, बिना किसी पर्ची से निकाले गए, बल्कि जनता की पर्ची से सीधे सीधे निकाले गए मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए और आज वो सलाखों के पीछे है, आज वो ईडी की गिरफ्त में है। लेकिन इस देश की आदिवासी चेतना और इस देश की लोकतांत्रिक चेतना, उसे ईडी अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकती। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने जिस प्रकार से झारखंड की सियासत को बदला और उस सियासत में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लिस्ट को देखे तो गुजरात में काम करने वाला व्यवसायी का कोई भाई या भतीजा जयंत सिन्हा का टिकट कटवा कर टिकट पाने में कामयाब हो जाता है, तो उस परिस्थितियों में बीजेपी के एनडी अलायंस की या बीजेपी की झारखंड में क्या परिस्थितियां हैं। 14 में 11 सीटें जो बीजेपी ने जीती थी, उन 11 सीटों के हालात क्या हैं, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। आदिवासी वोट करने नहीं जा रहे हैं। पूरी आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों का वोट या तो नहीं मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा। यादव वोट करने नहीं जा रहे, अल्पसंख्यक वोट करने नहीं जा रहे। तो सवाल ये उठता है कि जब झारखंड की परिस्थितियों में इतना बड़ा तबका, और कुर्मी समाज का तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी वहां शुरू हो चुका है, इतना बड़ा तबका जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2004 की तरह एक सीट पर सिमटने की नौबत आ जाए। फील गुड से पहले इंडिया साइनिंग का एहसास इस बार भाजपा को ना हो जाए। लेकिन झारखंड से थोड़ा आगे बढ़कर दक्षिण भारत की तरफ चले तो तेलंगाना, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने लिए जमीन तलाश रही थी, 4 लोकसभा सीटें जीत भी ली थी, सत्ता में आने का ख्वाब देख रही थी, कांग्रेस पार्टी को लोग
वहां तीसरे नंबर पर मान रहे थे और कांग्रेस छोड़कर जाने वालों की कतार लगी हुई थी। लेकिन नेता जमीन से उभर कर आया, नेता जिसे कांग्रेस ने मौका दिया वो उभर कर आया। और रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से कांग्रेस की बुनियाद मजबूत की और हालात इस कदर बना दिए कि कांग्रेस पार्टी वहां पार्टी नंबर 1 और आज मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी बैठे हुए हैं। बीआरएस दूसरे नंबर पर है, विपक्ष में है। और भारतीय जनता पार्टी 4 सीट तो छोड़ दीजिए, जी किशन रेड्डी की सीट बच जाए तो एक चमत्कार की स्थिति है। और चमत्कार सियासत में होते रहते हैं लेकिन अक्सर नहीं होते। और चमत्कार की गुंजाइश दक्षिण भारत की सियासत में तब खास तौर पर नहीं होती जिस दौर में दक्षिण भारत की सियासत भावना प्रधान सियासत में तब्दील होती हुई दिखती है। और भावनाएं कब जोर मारती है, पढ़े लिखे समाज की भावनाएं कब जोर मारती है? जब महिला अस्मिता पर चोट होती है, जब महिलाओं को राजनीति में, समाज के दूसरे सामाजिक कार्यों में लिप्त महिलाओं को जांच एजेंसियों के सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी कहे उसकी कसौटी पर रखा जाता है और सलाखों के पीछे भेजने की नौबत तक आ जाती है। के कविता एक जनप्रतिनिधि रही, के कविता बीआरएस पार्टी जो 10 सालों से वहां सत्ता में थी उसके प्रमुख की बेटी है। और के कविता दक्षिण भारत की महिला चेतना की आधी आबादी की आवाज में एक प्रमुख आवाज मानी जाती है। तो के कविता की गिरफ्तारी और के कविता की हिरासत किस तरह से तेलंगाना की सियासत को प्रभावित करेगी, तेलंगाना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र समेत पूरे दक्षिण भारत की सियासत को प्रभावित करेगी, सहज ही अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज की परिस्थिति यह है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस के बीच पहले तो गठबंधन की कोशिशों की खबरें आई और जब गठबंधन होता नहीं दिखा, केसीआर को दिख गया कि इस गठबंधन के लिए कोई गुंजाइश ज्यादा नहीं दिख रही है, तो उस परिस्थितियों में के कविता गिरफ्तार कर ली गई दिल्ली के लिकर वाले मामले में। मामला दिल्ली का, और मैं दिल्ली पर भी अभी आऊंगा, लेकिन गिरफ्तारी तेलंगाना से की गई। और कल वो फुटेज भी आप सबने देखी, जब उस फुटेज के माध्यम से जो संदेश दक्षिण में जाना था वो तो अब जा चुका और संदेश चुनाव आयोग ने भी आज दे दिया 4 जून का। और 4 जून के लिए जो संदेश चुनाव आयोग ने दिया है, दरअसल उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वो संदेश ज्यादा तेजी से जाएगा। और उस संदेश को यदि गौर करने की कोशिश करें तो मशीनी लोकतंत्र पर चुनाव आयुक्तों ने भले ही शेरो शायरी के माध्यम से, कविता के माध्यम से भरोसा जताया हो, लेकिन कविता के माध्यम से मशीन पर भरोसा जताया जा सकता है। कविता के माध्यम से, याद रखिए, कविता के माध्यम से कविता को गिरफ्तार करने वाली मशीनरी पर भरोसा नहीं जताया जा सकता। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो भरोसा जताया कविता के माध्यम से मशीनी लोकतंत्र पर, लेकिन के कविता की गिरफ्तारी और उस पर जनता का जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर वहां पहले से अभी आया भी नहीं था और उसके पहले ही दूर होता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका जवाब पड़ोस के कर्नाटक में भी देख लेते हैं। 28 में 25 लोकसभा सीटें। याद कीजिए वो प्रचंड बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद का माहौल, राष्ट्रवाद और चुनावी हिंदुत्व को एक चाशनी में लपेटकर जो राजनीतिक जलेबी बनाकर आपके सामने पेश करने की कोशिश की गई, उसका नतीजा थी ये 25 लोकसभा सीटें। लेकिन अब पॉक्सो के मामले में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बीएस येदियुरप्पा अब फंसते जा रहे हैं और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार ही फंस गई और वहां भी अब नौबत ये आ गई है कि भाजपा अपने बूते नहीं बल्कि वहां भी एक एनडी अलायंस बनाने की जरूरत है। और उस एनडी अलायंस में जिस पार्टी के नाम में सेकुलर है, जनता दल सेकुलर, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी, उसे भी साधना पड़ रहा है। लेकिन जब दौर डीके शिव कुमार का हो तो गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, ये सारी बातें जब इस दौर में हो रही है तो गुजरे जमाने के वो कलिंगा समाज के सबसे बड़े सुपर हीरो, सबसे बड़े नेता एचडी देवेगौड़ा को भला आज वो कलिंगा समाज के सबसे बड़े चेहरे डीके शिव कुमार के दौर में कौन याद करता है। कर्नाटक के बजट की बात कीजिए, कर्नाटक के बजट का 25% हिस्सा जो कांग्रेस सरकार वहां है उसके बजट का तकरीबन 25% हिस्सा सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर जा रहा है। तो क्या लाभार्थी सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बनाएंगे? क्या 5 किलो राशन वाले लाभार्थी ही काम करेंगे? जब उससे बड़ा लाभार्थी चेतना, उससे बड़ी
लाभार्थियों की जमात अपने पक्ष में डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने अहिंदा इक्वेशन के सहारे खड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि उस अहिंदा में लिंगायत समाज की अल्पसंख्यक दर्जे की मांग भी एक नई राजनीतिक मांग के रूप में परिवर्तित होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ी होती दिखाई दे रही है, खासकर उस दौर में जब कर्नाटक से आने वाले दलित नेता संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी इंडिया गठबंधन की ओर से हो सकते हैं। ज्यादा संभावना है कि वही होंगे। तो उस दौर में जो हालात भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने बनाए और तेलंगाना और कर्नाटक के रूप में दो राज्य कांग्रेस पार्टी की झोली में डाले, तो उसके बाद की परिस्थितियां, और अब जब डीके शिवकुमार के हाथ में ही कमान है कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीतियों की, तो फिर गुजरात के चाणक्य की बात भूल जाइए। अब कर्नाटक के चाणक्य की बारी बाकी जगह हो ना हो, कर्नाटक में तो जरूर है। अब जरा कर्नाटक से आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक से आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें तो महाराष्ट्र आता है। वो महाराष्ट्र जहां एनडी गठबंधन के सहारे तो 48 में 41 सीटें जीती गई और भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटें अकेले जीती थी। लेकिन अब एनडी गठबंधन तिपहिया वाहन में तब्दील हो चुका है और एनडी गठबंधन में जनाधार वाली पार्टियां और माहौल तो छोड़ दीजिए, अब सिर्फ एनडी गठबंधन में चेहरे बचे हुए हैं और ईडी के द्वारा जुटाए हुए, गुवाहाटी मॉडल के द्वारा जुटाए हुए, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन के बाद भी जो सरकार चल रही है और मामला अभी भी दल बदल का सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जाकर खड़ा हो गया है। तो उस परिस्थितियों में जो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर आए, उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में सियासत शरद पवार की पार्टी को तोड़कर, उनके भतीजे को तोड़कर ही अलग डायरेक्शन में ले जाने की तरफ चली गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की परिस्थितियां किस दिशा में जा रही है। महाराष्ट्र की परिस्थितियां सिर्फ मराठा वोट पर डिपेंडेंट नहीं है। महाराष्ट्र की परिस्थितियां महाराष्ट्र के दलित समाज के वोटों पर भी डिपेंड है, अल्पसंख्यक के वोटों पर भी डिपेंडेंट है और समाज के दूसरे वर्गों के वोटों पर भी डिपेंडेंट है। आज भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है, लेकिन याद रखिए यही चुनाव आयोग जिसने आज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, उसी चुनाव आयोग ने पुणे का बाई इलेक्शन कराने की जहमत नहीं उठाई और हाई कोर्ट में जाकर कहा कि इतने चुनाव थे कि लोकसभा का उपचुनाव भूल गए। सोचिए, इस देश में चुनाव आयोग चुनाव कराना भूल जाता है। दरअसल ये उसके पीछे सत्ताधारी दल का वो डर है जो ना तो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कराती है, बीएमसी का चुनाव, और न ही पुणे लोकसभा चुनाव के कराने की दिशा में आगे बढ़ती है। ये महाराष्ट्र में जनमत से डरी हुई सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव की सियासी मजबूरी ऐसी है कि 5 चरणों में भले ही चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चाहे चुनाव 5 चरण में हो या 1 चरण में हो या 10 चरण में हो, महाराष्ट्र मराठी अस्मिता उस दौर के साथ खड़ी है जिस दौर में मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन को मिला समर्थन और जिस तरह से इस मुद्दे को सुलझाने की कवायद हुई, ये बीजेपी के ऊपर कहीं बहुत ज्यादा भारी न पड़ जाए। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में सहानुभूति की लहर पहले से ही है। प्रकाश आंबेडकर के रूप में भीमराव आंबेडकर के पोते अब उस विरासत का हिस्सा बनने के लिए करीब आ चुके हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन भी यही हो रहा है। और जो भीड़ उमड़ रही है, जो गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं, किसान से लेकर नौजवान तक और महिला से लेकर के दलित, आदिवासी और ओबीसी तक, तमाम मुद्दे जब एक साथ आकर खड़े हो जाए तो भावना प्रधान सियासत, इमोशन सोक्ड सियासत को आगे बढ़ाने वाला राज्य महाराष्ट्र कहां तक इन परिस्थितियों को ले जाएगा, यह कहना आज की तारीख में मुश्किल जरूर है, लेकिन आकलन इसका किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब महाराष्ट्र में अच्छे दिन नहीं रहे। न तो गठबंधन बचा, न जनाधार बचा और परिस्थितियां ऐसी है कि एनडी गठबंधन भी तिपहिया वाहन में तब्दील हो गया। थोड़ा इससे आगे उत्तर भारत में आए तो के कविता की बात मैंने अभी आपसे की थी, तेलंगाना की बात की थी, और तेलंगाना ने जिस राज्य की सियासत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है दिल्ली। आज जमानत अरविंद केजरीवाल को जरूर मिल गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सियासी जमानत नहीं मिली है। सियासी जमानत यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने की कवायद के लिए अरविंद केजरीवाल को मजबूर किए जाने की कवायद, उसमें सफलता नहीं मिली है, मिल भी नहीं सकती, क्योंकि 7 सीटों पर समझौता हो चुका
और जो दिल्ली का माहौल है, उस दिल्ली के माहौल में याद रखिए, दिल्ली का वोटर महंगे प्याज पर सरकार बदल देता है। दिल्ली का वोटर फील गुड और इंडिया साइनिंग को 6-1 से नकार देता है। दिल्ली का वोटर अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद की परिस्थितियों में मनमोहन सिंह को नकार देता है। और दिल्ली का वोटर तमाम तरह से शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग है, इस तरह के जुमलों को भी नकार देता है। तो ये दिल्ली का वोटर है। और दिल्ली के वोटर की परिस्थितियों को और मिजाज को समझने वाले लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से दिल्ली की सत्ता भले ही नहीं थी, लेकिन एमसीडी तो लंबे वक्त से थी। अब एमसीडी छिन चुकी है और एमसीडी भी छिन चुकी, दिल्ली की विधानसभा में भी गुंजाइश नहीं है और लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हो गया। और इन सब के बीच महंगाई और बेरोजगारी और सरकारी कर्मचारियों का शहर, छोटे व्यवसायियों का शहर दिल्ली, जहां जीएसटी की मार से छोटे व्यवसायी परेशान, तो सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड को लेकर आज भी अडिग। और उस डिमांड पर जिसका समर्थन है, वो सरकार, वो पार्टी, वो गठबंधन इंडिया गठबंधन है, न कि नरेंद्र मोदी का एनडी गठबंधन। तो दिल्ली के हालात और 7 सीटों की परिस्थितियों को समझिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय, इतने बड़े पोस्टर बॉय कि संसद में वो किसी को कुछ भी कह दे तो पीछे बैठे वकील और डॉक्टर ठहाका तक लगाते हुए दिखे, उस पोस्टर बॉय का भी टिकट काटने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। परिस्थितियों को समझ सकते हैं। हंसराज हंस, उन्हें भी बेटिकट किया जा रहा है और हंसराज हंस को बेटिकट किए जाने की परिस्थितियों में अब दिल्ली से या दिल्ली के बाहर से, महाराष्ट्र से कोई नहीं जानता। अब तो अनुराधा पौडवाल लाई जा रही हैं। लेकिन चुनाव जीतना और गाना गाना दोनों दो चीजें हैं। हर गाना गाने वाला चुनाव नहीं जीत सकता, हर फिल्मी अभिनेता चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन आज का दौर और परिस्थितियां हिंदुत्व के सहारे सियासत को साधने की है। तो जरा बजरंग बली के मंदिर में बजरंग बली के भक्त अरविंद केजरीवाल की परिस्थितियों को भी देखे और कांग्रेस पार्टी के साथ उनके गठबंधन को भी देखे, तो हालात साफ दिखाई देते हैं कि 7-0 के स्ट्राइक रेट जो भारतीय जनता पार्टी का 2 लोकसभा चुनाव से है, उस पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक चोट 4 जून को मतगणना में आपको पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। पड़ोस के राज्य हरियाणा की भी बात करें, मुख्यमंत्री बदल दिया गया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री उसी मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहे थे और अगले दिन सुबह सुबह मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया। दरी बिछाकर दरी पर साथ में सोने की बात करने के वाले लोग, दरी ही नीचे से खींच ली गई और मुख्यमंत्री को पता नहीं चला। मुख्यमंत्री बदल गए, नायब भी बदल गए। नायब को सत्ता छोड़नी पड़ी, जो नायब मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम, लेकिन उनकी जगह नायब सैनी जरूर मुख्यमंत्री बन गए। हालात दरअसल किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन से जितने खराब थे, किसानों के लिए दिल्ली आने से रोकने के लिए सड़कों पर जो कील ठुकी थी, दरअसल वो कील सड़कों पर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर ठुकी हुई दिखाई दे रही थी। वो हम लोग भी जब किसान आंदोलन में गए, साफ साफ दिखाई दिया कि हरियाणा, वो हरियाणा जिस राज्य में चौधरी देवीलाल ने एक दौर में गवर्नर ने जब शपथ दिलाने के लिए बुलाने से मना कर दिया तो राजभवन पहुंचकर गवर्नर का गिरेबान पकड़ लिया था। उस राज्य में सत्ता का गिरेबान पकड़ने की जो परंपरा है, मौजूदा दौर में क्या सत्ता के पास गिरेबान बचा भी है जिसे राज्य की जनता पकड़ने की कोशिश करे? ये हालात अब आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोग गुड़गांव फरीदाबाद की पार्टी कह रहे हैं, हालांकि फरीदाबाद में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहां भी डवाडोल परिस्थितियां हैं। तो 10-0 का स्ट्राइक रेट 10 लोकसभा सीटों पर कैसे मेंटेन होगा, ये बीजेपी को भी पता है कि सीटें गिरने जा रही है। गिरावट को, ढलान को किस सीमा तक रोके, ये भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है। गिरावट रोकना उसके बस में नहीं है। तो पड़ोस के चंडीगढ़ सीट की भी, जो हरियाणा की राजधानी है, हरियाणा पंजाब दोनों की, उस सीट पर अनुपम खेर की पत्नी चुनाव जीती, लेकिन अब अनुपम खेर की पत्नी का जलवा भी वहां नहीं है और जलवा भारतीय जनता पार्टी का भी। मैं खुद किसान आंदोलन के दरमियान तकरीबन हफ्ते भर चंडीगढ़ में था और हालात के अवलोकन से जो पता चला, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में लोगों के चुनावी मिजाज से उतरती हुई दिखाई दे रही है। कैंडिडेट बदल जाए फर्क नहीं पड़ता, चंडीगढ़ पढ़े लिखे लोगों का शहर,
चंडीगढ़ जवाहरलाल नेहरू की वो विरासत जिसने दक्षिण एशिया में प्लान्ड अर्बनाइजेशन, योजनाबद्ध शहर की बुनियाद दिखाई, उस बुनियाद की सियासत में यदि सियासी मिजाज सत्ता के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान के साथ चलता हुआ दिखाई दे, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन पड़ोस के राज्य, पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश की भी बात करें, मैंने आपसे कहा था 9 राज्यों की बात करूंगा, 9वें राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सत्ता गंवाने के बावजूद जिस प्रकार से चुनावी मौसम में ऑपरेशन लोटस की कोशिश की जा रही है, 4 लोकसभा सीटें और 2 बार से 2 लोकसभा चुनाव से चारों की चारों सीटें जब बीजेपी के पक्ष में जा रही है, तो आज की तारीख में बीजेपी की कम से कम यह हैसियत उस राज्य में नहीं हुई कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गृह राज्य से चुनाव लड़ाने की सोच सके। यह हालात की कमजोरी को दर्शाता है, यह उस परिस्थिति को दर्शाता है जिस परिस्थिति में बागवान से लेकर किसान तक और पर्यटन के नाम से, पर्यटन के बूते, हॉर्टिकल्चर के बूते स्टेट की अर्थव्यवस्था को बिना किसी सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर के इस देश में मानव विकास सूचकांक के टॉप के स्टेट में जिस राज्य ने खुद को खड़ा किया, उस राज्य के बागवान से लेकर उस राज्य के किसान तक जब इस परिस्थिति में खुद को पाने लगे कि सत्ता उनके साथ कहीं ना कहीं वही व्यवहार कर रही है जो आमतौर पर क्रोनिक कैपिटलिज्म के दौर में होता है। किसानों के सेब कोई खरीद रहा है, बेच कोई रहा है, मुनाफा कहां से आ रहा है, और इस मुनाफे को बदलने के लिए जब सत्ता बदली जनता ने, तो उस बदली हुई सत्ता ने उस मुनाफे की प्रक्रिया को धीमा जरूर किया, लेकिन धीमी हुई प्रक्रिया को क्या फिर तेज करने की मंशा से ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश बिछाई जा रही थी। जनता ये सब देख रही है क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। राहुल गांधी भले ही सब जाने ना जाने, नरेंद्र मोदी भले ही सब जाने ना जाने, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी भले ही सब जाने ना जाने, एनडी गठबंधन भले ही सब जाने ना जाने, लेकिन जनता के बीच उनके मुद्दे अग्निवीर से लेकर महंगाई तक, बेरोजगारी से लेकर किसानी तक, और इन सब के बीच 10 सालों के बाद बदलाव की चाहत क्या इस देश के अंदर मौजूद है। इन 9 राज्यों के माध्यम से मैंने आपको बताया कि बदलाव की चाहत तो है, लेकिन बदलाव की चाहत के बावजूद इस देश में राजनीतिक पार्टियां उस बदलाव की मिजाज को समझने और जनता के साथ चलने, उनके मुद्दों के साथ चलने में किस तरह से खुद को मजबूत करती हैं या मजबूत पाती हैं, ये जमीन पर दरअसल 19 अप्रैल से 1 जून के बीच की जो मतगणना 7 चरणों में होगी वहां देखने को मिलेगा। तो देखते हैं। अब चुनावी रणभेरी बज चुकी है। लोकतंत्र के महापर्व में सबसे पहले मैं इस देश के मतदाताओं को यह बात जरूर कहूंगा कि आप लोग मतदान जरूर करें, वोट जरूर करें, भले ही किसी को दे, जो आपकी इच्छा हो उन्हें दे, लेकिन मतदान जरूर करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने, लोकतंत्र की बुनियाद को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस महापर्व में हिस्सा जरूर लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।